हेलो बच्चों, आज हम लोग पेड़ की बात कहानी पढ़ेंगे। देखिए, मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे। महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से जड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। कभी आप लोगों ने भी जैसे बीज लगाया होगा गमले में या बाहर कहीं मिट्टी में, तो देखते होंगे तुरंत में उसका रिजल्ट हमें नहीं दिखाई देता है। कई महीने बीतते हैं और बारिश के सीज़न में खास करके बहुत जल्दी वो ग्रो करता है और मिट्टी से बाहर निकल आता है। तो इसमें भी बोला है कि महीना दर महीना बीज मिट्टी के नीचे दबा रहा और सर्दियों के बाद बसंत का जब मौसम आया, उसके बाद वर्षा ऋतु की शुरुआत हुई और एक दो बारिश के बाद ही ऐसा लगा जैसे कोई उस बीज को पुकार रहा हो कि अब बाहर निकल जाओ, तुम्हें छिपे रहने की ज़रूरत नहीं है। और उस बीज से दो सुकोमल पत्तियां बाहर निकल आईं। अंकुर का एक अंश मिट्टी के नीचे दबा रह गया और दूसरा अंश माटी मतलब मिट्टी के ऊपर हमें दिखाई देने लगा। वो इतना सुंदर, इतना खूबसूरत लग रहा था वो दोनों सुकोमल पत्ते, जैसे कोई नन्हा सा शिशु अपना सिर उठाकर आश्चर्य से पूरी दुनिया को देख रहा हो। गाछ का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिट्टी के नीचे जो रह जाता है उसको हम लोग जड़ बोलते हैं, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। वो पेड़ का तना होता है, पौधे का उसे हम तना कहते हैं। सभी गाछ वृक्ष में जड़ व तना ये दो भाग मिलेंगे। किसी भी पौधे में ये दो भाग रहते हैं, एक तना और दूसरा जड़। यह एक आश्चर्य की बात है कि गाछ वृक्ष को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगा वह तना ऊपर की ओर उठेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी तरीके से हम रखते हैं पौधे को, तो हम देखते हैं कि जो जड़ है वो हमेशा मिट्टी की ओर ही बढ़ता है और तना हमेशा ऊपर की ओर बढ़ेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधे लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। उसकी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी, देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहेंगे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं, गमले को कुछ दिनों के लिए अगर हम उल्टा भी लटका देते हैं तो ऐसा नहीं है कि जड़ जो है मिट्टी में ही जमा रहता है और तना ऊपर की ओर निकल आता है और सूरज की रोशनी की ओर यह बढ़ना शुरू हो जाता है। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर बीज खा सकते हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, वो केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य
वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वो ही तमाम द्रव सूखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। हमारे दांत होते हैं, हम दांतों के सहयोग से भोजन ग्रहण करते हैं। कठोर चीज़ को भी खा सकते हैं, लेकिन पौधों के दांत नहीं होते। जैसे छोटे बच्चों के दांत नहीं होते, वो लोग तरल पदार्थ लेते हैं अपने जीवन यापन के लिए। जैसे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, वैसे ही गाछ वृक्ष भी केवल तरल पदार्थ पर ही रहते हैं। वो अपना भोजन वायु से, पानी से, सूरज की रोशनी से ग्रहण करते हैं और बढ़ते हैं। जड़ों को अगर पानी नहीं मिल पाता समय से, तो उनका भोजन बनना बंद हो जाता है और वो मर जाते हैं। दूरबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। दूरबीन, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि उससे बहुत छोटे से छोटी चीज़ भी देखी जा सकती है। तो कह रहा है कि अगर हम दूरबीन से देखें तो पेड़ में ऐसा लगता है कि बहुत सारे नल हैं और इसके द्वारा ये पेड़ का रसपान, ये पेड़ के शरीर से रसपान का संचार होता है। इन्हीं नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा गाछ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। दूरबीन के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत ओठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत न हो तब दोनों ओठ बंद हो जाते हैं। पत्ते में छोटे छोटे मुंह दिखाई देते हैं और ओठ रहते हैं। अगर वो लोग आहार उस टाइम ग्रहण नहीं करते हैं तो उनके ओठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तब उसे बाहर निकालते हैं तो एक प्रकार का विषाक्त वायु बाहर निकलता है। इसे अंगार वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उनका सेवन करके नष्ट हो जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो एक अंगारक वायु कहते हैं, उसे हम लोग छोड़ते हैं। अगर ये अंगारक वायु कुछ दिन इकट्ठी हो जाए तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर हैं कुछ दिनों बाद वो समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। जो जीव जंतु के लिए जहर है, गाछ वृक्ष उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। बोल रहे कि भगवान का ये चमत्कार है कि जीव जंतु जो हम विषैली हवा हमारे शरीर से निकलती उसके जरिए ही वो लोग जीवित रहते हैं। वो उसको ग्रहण करते हैं और उसको शुद्ध हवा में बदल देते हैं हमारे लिए। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं। जब पेड़ के पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये जो अंगारक वायु है उसको वो बदल के शुद्ध वायु में बदल देता है। प्रकाश न मिलने पर बच नहीं सकते। रोशनी हमारे लिए ही नहीं, पेड़ पौधे सबके लिए बहुत ज़रूरी है। गाछ वृक्ष की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उसे थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधे रखो तब देखो कि सारी पत्तियां और डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही है। वन में जाने पर पता लगेगा कि तमाम गाछ वृक्ष इस होड़ में सचेष्ट है कि कौन जल्दी से
सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट लें। लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी। पेड़ पौधे के लिए प्रकाश बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लोग कभी खिड़की पे कोई गमला या छोटा सा भी पौधा रखते हैं तो कुछ दिनों बाद देखिएगा कि वो रोशनी की ओर बढ़ पड़ती, जिधर से उसको रोशनी पड़ती उस साइड से वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे अगर हम वन में जाएं तो सभी मतलब प्रकाश पाने के लिए सभी बहुत ऊंची ऊंची पेड़ की डालियां हो जाती हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हो जाते हैं, और जो लताएं नीचे लिपटी हुई रहती हैं, जिनको प्रकाश नहीं मिल पाता, सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती, वो अक्सर खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल आधार है। प्रकाश ही जीवन का मूल आधार होता है। सूर्य किरण का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं। सूर्य की किरणों का रोशनी से ही पेड़ पल्लवित होते हैं, पनपते हैं। गाछ वृक्ष के रेसे रेसे में सूर्य की किरण आबद्ध है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। गाछ वृक्ष व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल है। पशु डगर पेड़ पौधे हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधे में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रकाश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित हैं। जैसा कि आप लोग इस पैराग्राफ में देख रहे हैं, प्रकाश सिर्फ पेड़ पौधों के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत ही आवश्यक है। जितने भी हम लोग ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं उसमें भी उसके जरिए प्रकाश हमारे शरीर में आता है, सूर्य की रोशनी हमारे शरीर में आता है। और समस्त जीव जंतु हरियाली जो जितने भी पत्ते खाते हैं, जितने भी चीज़ें खाते, सब प्रकाश हम खाने के जरिए प्रकाश हमारे शरीर में समाहित होती है। कोई 1 वर्ष के बाद ही मर जाता है। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज की गाछ वृक्ष की संतान है। बीज ही गाछ वृक्ष की संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। पेड़ पे जब पूरी तरह से फूल पत्ते रहते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। पूरी तरह से जब पेड़ आच्छादित होती है। पेड़ बोल रहा है कि बीज ही गाछ वृक्ष की संतान है। फूलों में जो बीज होते हैं वही पेड़ की संतान होती है। वह उसके बहुत ही संभाल कर अपने फूलों में वो रखता है। फूलों की तरह ही सुंदर चीज और क्या है? फूलों की तरह सुंदर चीज और क्या है? जरा सोचो तो। गाछ वृक्ष तो मटमैले माटी से आहार व विषाक्त वायु से आकारक ग्रहण करते हैं, फिर भी इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। कथा सुनी होगी स्पर्श मणि की, पारस पत्थर की, जिसके परस से लोहा सोना हो जाता है। मेरे ख्याल से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह निछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का परस ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि ये जो विशुद्ध वायु होती है वो ग्रहण करता है, मिट्टी से अपना भरण पोषण करता है, मटमैली रहता है, लेकिन फिर भी फूल कितने सुंदर और प्यारे दिखते हैं। वो बहुत ही चमत्कार वाली बात है। वो उसके संतान है
उसके अंदर वो बीजों को छुपा कर रखता है। अपने आप को विषैले वायु ग्रहण करके मिट्टी में रहकर भी वो बहुत ही सुंदर फूल खिलखिलाते हैं। जैसे हर माँ अपने बच्चों पर प्राण न्यौछावर करते, उसी तरह पेड़ पौधे भी करते हैं। संतान पर स्नेह न्यौछावर होते ही फूल खिलखिला उठता है। पेड़ों पर मुस्कुराते हुए फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। पेड़ों पर जब आप लोग भी फूल देखते होंगे, एकदम फूल से लदी रहती है, रंग बिरंगे फूल, उसे देखकर वाकई में बहुत ही खुशी मिलती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। बोल रहा है कि अपने फूलों को देखकर पेड़ भी बहुत ही खुश होता होगा। खुशी के मौके पर जब हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार फूलों की बहार आने पर गाछ वृक्ष भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह रिक्त वाणी से पुकारते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पखड़ियों दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। जैसे खुशी के मौके पर हम लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे भी अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को बुलाते हैं। वो अपनी फूलों की खुशबू हर जगह बिखेर के रखे रहता है कि अगर किसी तरह से रास्ता अगर भटक जाओ तो उसके सहारे आ जाना। मधुमक्खी और तितलियों का संबंध गाछ वृक्ष से बहुत ही चिरकाल से घनिष्ठता रही है। मधुमक्खी और तितली, जैसा कि आप लोग देखते होंगे, हमेशा फूलों पे मंडराती है। वही उसका सहारा होता है, वही उसका जीवन है। पेड़ों पर ही वो रहते भी हैं। वो दल बल सहित फूल देखने जाती है। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकती है। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते, इसलिए रात का अंधेरा गिरने पर वो छिपे रहते। शाम होते ही उसे बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। कुछ छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो छुपे रहते हैं बाहर। उन्हें डर लगता है दिन में कि उन्हें कोई खा न जाए, तो बोल रहा है कि उन लोग को रात में फूलों की सुगंध फैलाकर पेड़ अपने पास बुलाते हैं। गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। गाछ फूलों में शहद को इकट्ठा करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करते हैं। मधुमक्खी और जो तितलियां होती हैं उस शहद का बहुत ही चाव से मधुपान करती, बहुत ही चाव से उसे खाती है। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। मधुमक्खियों के आने से पेड़ों का भी उपकार होता है। बोल रहे कि तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। फूल के अंदर जो परागकण होता है, मधुमक्खी एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती है। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकेगा। मधुमक्खी के सहयोग से ही परागकण एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बिना परागकण के बीज पक नहीं सकते हैं। इसलिए मधुमक्खियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। जब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं होता, तिल तिल कर संतान के खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने बच्चे के खातिर अब वो तिल तिल कर अपने आप को सुखा रही है। अपने फूलों को, पत्तों को बीजों में बच्चे के रूप में जीवन देकर। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति अब उसमें नहीं रही है। पहले हवा का
बयार हुआ करता था तो उसे वो सह लिया करती थी। लेकिन पत्ते हवा के संग कीड़ा करते थे। पत्ते जब हवा तेज होती है तो देखना पत्ते सब हिलते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन अब उसमें ये शक्ति नहीं रह गई है। छोटी छोटी डालियाँ ताल ताल कर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। जो पेड़ अब सूख गया है वो सब हवा को नहीं सह पा रहा है। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह अब ज़मीन पर गिर जा रहा है। एक एक करके सभी डालियाँ टूट रही हैं क्योंकि वो पेड़ अब पूरी तरह से सूख चुका है। अंत में एक दिन अचानक से पेड़ जमीन पर गिर पड़ती है और इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। ये थी कहानी पेड़ की बात। अब हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कि क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं? तो इसका उत्तर है कि हाँ, पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं। दूसरा है कि जैसे पेड़ पौधे अगर भोजन नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। वह द्रव के रूप में भोजन, पानी के रूप में, प्रकाश के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे में दो भाग कौन कौन से हैं? पेड़ पौधों में दो भाग कौन कौन से मिलते हैं? तो इसका उत्तर है पेड़ पौधे में दो भाग हैं, जड़ और तना। पेड़ पौधे में दो भाग हैं, जड़ और तना मिलते हैं। जीवन का मूल मंत्र क्या है? जीवन का मूल मंत्र क्या है? तो प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। गाछ वृक्ष की संतान कौन है? गाछ वृक्ष की संतान कौन है? तो इसका उत्तर है बीज ही गाछ वृक्ष की संतान है। गाछ वृक्ष की संतान बीज होती है। पेड़ सबके लिए जरूरी क्यों होते हैं? पेड़ सबके लिए जरूरी क्यों होते हैं? हमारे श्वास द्वारा बाहर निकले विषाक्त वायु को पेड़ ग्रहण कर वायु को शुद्ध बना देती है। इसलिए पेड़ सबके लिए जरूरी है। अगर पेड़ वायु शुद्ध नहीं करेगी तो सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। सही विकल्प चुनना है। सर्दियों के बाद कौन सी ऋतु आती है? तो सर्दियों के बाद बसंत ऋतु आती है। सर्दियों के बाद यहाँ बसंत में टिक लगाइए, बसंत ऋतु आती है। अंकुर से कितने अंश निकलते हैं? तो दो अंश निकलते हैं, एक जड़ और दूसरा तना। अंकुर का जो अंश माटी के ऊपर बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तो अंकुर का जो बढ़ता है उसको बोलते हैं तना, और जो मिट्टी के नीचे रह जाता है उसे जड़ बोलते हैं। आप लोगों ने टिक लगा लिया होगा। दूसरा देखते हैं। दूरबीन से क्या देखा जा सकता है? तो दूरबीन से सूक्ष्म पदार्थ को देखा जा सकता है। पेड़ किसके द्वारा तरल पदार्थ ग्रहण करते हैं? पेड़ किसके द्वारा तरल पदार्थ ग्रहण करते हैं? तो पानी के द्वारा ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। पेड़ पौधे के भोजन करने के ढंग पर प्रकाश डालिए। पेड़ पौधे के भोजन करने के ढंग पर प्रकाश डालना है। इसका उत्तर अभी देखेंगे हम लोग। पेड़ पौधे के भोजन करने के ढंग पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर देखिए। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं और वायु द्वारा भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। पेड़ पौधे वो ही द्रव सोखते हैं। जड़ों को पानी नहीं मिलने पर पेड़ पौधे मर जाते हैं।
अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे हवा से भी आहार ग्रहण करते हैं, किस प्रकार? पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। उत्तर देखिए, पत्तों में छोटे छोटे अनगिनत मुंह होते हैं। दूरबीन के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। जब आहार ग्रहण करने की ज़रूरत न हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे पत्तों के द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों का पेड़ पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर देखिए, सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर ही पेड़ पौधे पल्लवित होते हैं। पेड़ पौधे के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध है। सूर्य की किरणें द्वारा ही पेड़ पौधे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सूर्य ऊर्जा के सहारे ही अंगारक वायु से अंगार निःश्रेष होता है। अगला प्रश्न है, अंगारक वायु किसे कहते हैं? यह किस प्रकार शुद्ध होती है? अंगारक वायु, जब हम श्वास लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलते हैं, उसे अंगारक वायु कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, अंगारक वायु को इंग्लिश में कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो हमारे सांसों के द्वारा बाहर निकलती है। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये है इसका आंसर कि जब हम श्वास के द्वारा उसे बाहर निकालते हैं तो एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःश्रेष कर डालते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे कब और किस प्रकार अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं? तो पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है, उसी शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। फूलों की बहार छाने पर गाछ वृक्ष भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं, स्नेहरत वाणी से पुकार करते हैं। अपने बांधवों को कहते हैं कि अगर रास्ता भटक जाओ तो मैंने रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं, ये रंगीन पखुड़ियों दूर से ही तुम्हें दिख जाएंगी। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के आगमन से पेड़ पौधे का क्या उपकार होता है? मधुमक्खी के आगमन से पेड़ पौधे का क्या उपकार होता है, क्या भला होता है? गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करते हैं। मधुमक्खी व तितलियां बड़े चाव से मधुपान करती है। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती है। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। इस प्रकार मधुमक्खियों के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, पेड़ कब जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ता है? इसका उत्तर देखिए, फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब उसे अपनी जिंदगी के लिए मोह माया का लोभ नहीं है। संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। एक एक करके सभी डालियां कमज़ोर हो टूट पड़ती है और अंत में एक दिन पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ता है। ये थे पेड़ की बात और उसका प्रश्नोत्तर। थैंक यू।